पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। आज से हमने अपना जो सिलेबस है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। सिलेबस को कैसे किस तरीके से डिस्कस करना है इस चीज़ का आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका काम वीडियो देखना है और नोट बनाना है। नोट बनाने के लिए आप एक फेयर बना लीजिए, उसमें यूपी टेट करके लिख के ईवीएस सेक्शन पूरा लिख लीजिए। रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे, रेगुलर आपकी तैयारी होगी और रेगुलरिटी आप दिखाएंगे तो मेरा वादा है आप 25 लाएंगे। पेपर होने के बाद आप मुझे खुद बताएंगे कि आपके नंबर आ गए हैं, ये मेरा वादा है। बात करते हैं पर्यावरण। परिभाषा है पर्यावरण की, सिंपल सा अर्थ है, समझ लीजिए। ये परिभाषा नहीं है, ये अर्थ है। परि प्लस आवरण। परि का मतलब जो चारों ओर है, आवरण का मतलब ढका हुआ, जो हमारे चारों ओर ढका हुआ है वही पर्यावरण है। सिंपल सी है, ये इसका अर्थ है। पर्यावरण का अर्थ क्या है, परिभाषा कुछ लोगों ने दी हुई है, आप देख लीजिए। ये आती बहुत है, ये नंबर 1 पे जो लिखी हुई है, पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो हमारे जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक चीज को प्रभावित करती है। यानी कि केवल हमारे डीएनए को चेंज नहीं करता है, यानी कि जो आपका डीएनए है वही डीएनए रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को डिफेक्ट करेगा या इफेक्टेड करेगा, यानी कि प्रभावित करेगा। जीवों में पारस्परिक, ये दूसरी परिभाषा है, जीवों के पारस्परिक कारकों का योग। एच फिटिंग ये इन्होंने बताया है, एच फिटिंग ने। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यानी कि उसकी परिस्थिति में कितने प्रकार के कारक पाए जाते हैं उसका योग पर्यावरण कहलाता है। एनास्टोसी, ये वाली परिभाषा बहुत आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये लगभग 2 या 3 साल में रिपीट भी होती है ये परिभाषा, तो इसको आप और देख लीजिए अच्छे से ताकि याद हो जाए। पर्यावरण में वो है प्रत्येक वस्तु जो हमारे जीन्स के अतिरिक्त, जीन्स या डीएनए के अतिरिक्त प्रत्येक चीज को प्रभावित करती है, वही पर्यावरण है। पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण में 2 प्रकार के संघटक हैं, जैविक और अजैविक। जैविक के अंतर्गत प्रत्येक जीवित चीज, अजैविक के अंतर्गत प्रत्येक जिसमें जीवन नहीं है। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जैविक यानी कि जीवित जो चीजें हैं उन पे, और अजैविक जो उन दोनों के जो परस्पर संबंध है वही पारिस्थितिकी तंत्र है। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ये आपको सिर्फ परिभाषा है। यानी कि जैविक कारक, जैसे कि ये जैविक कारक लिखे हुए हैं, पादप है, जीव है, सूक्ष्म जीव है। और अजैविक कारक स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन सभी का जब आपस में संबंध बनेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, जो आपने ये पढ़े हुए हैं घटक, जैविक तथा अजैविक घटक, इनको डिफाइन किया गया। डिफाइन कैसे किया गया, जैविक कारक। जैविक कारक में नंबर 1 पे आता उत्पादन। इसमें समस्त हरे पौधे और शैवाल आते हैं, यानी कि ये इनका कार्य ही है सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन का निर्माण करना। इसके बाद आते हैं उपभोक्ता, जो इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि इन्हें खाते हैं, जैसे खरगोश है, गाय है, चूहा, ये प्राइमरी उपभोक्ता। इसके बाद जो इन्हें खाते हैं द्वितीयक, जो इन्हें खाते हैं तृतीयक। ऐसे एक चेन बनती जाती है, ये पारिस्थितिकी तंत्र है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। खाद्य जाल बनता है, खाद्य चेन बनती है उसी प्रकार से। तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगर पेपर में आता कि अपघटक किस प्रकार का घटक है, तो जैविक या अजैविक ये लिख के आएगा, या इनमें से दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि अजैविक के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। जैसे खरगोश आ गया तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का कैसा घटक है, जैविक है, अजैविक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। अजैविक घटक। अजैविक घटक अजैविक घटक जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। भौतिक घटक के अंतर्गत तापमान है, सूर्य का प्रकाश है, आर्द्रता है, प्रकाश है, दाब है, स्थलाकृति है। यानी कि ये सब सारी चीज़ें भौतिक हैं, जो भौतिक तौर पे हमारे ऊपर या पारिस्थितिकी तंत्र पर इफेक्ट डालेंगी, उन्हें भौतिकी घटक कहेंगे। ये ऐसे नहीं आता, लेकिन
आता है अजैविक घटक के तौर पर। ये हमें बनना चाहिए कि ये भौतिक है, ये रासायनिक घटक है। रासायनिक घटक के अंदर क्या, जिसमें केमिकल की बात आएगी वो रासायनिक घटक की है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मेनली यही तीन हैं जो रासायनिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये कार्बनिक घटक हैं रासायनिक के अंदर, कार्बनिक, और ये अकार्बनिक घटक हैं रासायनिक के अंदर। यानी कि क्या है, खनिज है, तत्व है, मिट्टी है, चट्टान है, गैस है, ये सभी अजैविक घटक हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक हैं, एक है जैविक घटक, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर क्या क्या आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक घटक के अंदर क्या आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जैविक के अंतर्गत, सीधी सी बात, जैविक के अंतर्गत वे सभी जिनमें जीवन है, अजैविक के अंतर्गत वे सभी जिनमें जीवन नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से जैविक जो हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए उपयोगी हैं, उन्हें अजैविक घटक कहेंगे। यानी कि जैविक जो हैं वो जीवित हैं सारे, अजैविक बिना जीवित है, यानी कि नॉन लिविंग है, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से अजैविक जो है वो जैविक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी न किसी प्रकार से योगदान करते हैं, उन्हें अजैविक कहेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट है जैविक और अजैविक का। यही इन दोनों के मिलने से ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। यही पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जैविक मिलेगा और अजैविक मिलेगा। ये जब दोनों मिलेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। चलिए अब नेक्स्ट, ये पारिस्थितिकी तंत्र में ये दोनों चीज़ें, ये कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, टॉपिक हैं, एक एक नंबर में सीधे आती हैं। ऊर्जा का 10% स्थानांतरण का नियम किसने दिया, तो ये एक वैज्ञानिक है, लिंडेमान, इन्होंने दिया हुआ है। जैसे सूर्य से जब प्रकाश मिलेगा तो ये उत्पादक भोजन बनाएगा, और इसने भोजन बनाया वो कितना, 1000 है। इसका जो मान है, मान लिया हमने कितना, 1000 है, यानी कि ऊर्जा इसे कितनी मिली, 1000 मिली। अब जब इसे कोई प्राइमरी उत्पादक, उपभोक्ता, जैसे कि खरगोश है, चूहा है, ये लोग खाएंगे तो इसे कितनी मिलेगी ऊर्जा, 100। यानी कि इसका जितनी इसने यहाँ से ली है उसका 90% क्षय हो जाता है, केवल 10% इसे मिलेगा। इसने जो ली है उसका 10% इसे मिलेगा, इसका 10% इसे, इसका 10% इसे, ऐसे ही ये चक्र चलता जाता है। यानी कि प्रत्येक श्रृंखला में सिर्फ 10% करके ही ऊर्जा प्रभावित होती है। इसे ऊर्जा का स्थानांतरण का जो नियम है, ये लिंडेमान ने दिया, इसे 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, 90% ऊर्जा कहाँ जाती है, तो 90%, जैसे इसने भोजन बनाया, भोजन बनाने में इसने कुछ कार्य किया, यानी कि ये कार्य करने में, यानी कि श्वसन वगैरह जो कार्य होते हैं, श्वसन है, बाकी जितने भी कार्य हैं उन सभी पे खर्च हो जाता है। यानी कि जितने भी ये बाकी कार्य हैं उन पे ये खर्च होती है 90%। तो बची हुई ऊर्जा जो 10% ये संचित करता है, इसी 10 ऊर्जा ये इसे प्राप्त होती है, संचित ऊर्जा। अब इसे लेगा ये, तो इसका जो ये इसे लेने में जो खर्च करेगा उसका काट के 10% इसे मिलेगा। ये लिंडेमान का नियम है, पेपर में सीधे सीधे आता। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, तो ये लिंडेमान ने दिया हुआ है। ऊर्जा का एक दिशी नियम, ऊर्जा हमेशा एक दिशा में चलती है। एक दिशा का मतलब क्या है, यानी कि उत्पादक ने जो सूर्य से ली उसे उपभोक्ता ही लेगा, फिर अपघटक लेगा, फिर ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। एक ये नियम है, एक निश्चित क्रम है। ये जो ब्रह्मांड में विलीन होगी ये सीधे इधर नहीं आती, अगर ये इधर आ रही होती तो ये एक चक्रिक हो जाती, यानी कि यहाँ से निकली और सीधे चली गई। यानी कि इस ऊर्जा को सीधे ये निकली सूर्य से, इसे मिली, इसे मिली, इसे मिली, इसे मिली, और वापस ब्रह्मांड में विलीन हो गई। यानी कि ये एक ही दिशा, जब ये पलट के इसी तरफ जाती तो इसे हम साइक्लिक कहते हैं या चक्रिक कहते हैं। तो ये ऊर्जा का एक दिशी नियम है। यानी कि अगर पेपर में आता है कि ऊर्जा किस प्रकार के नियम पे चलती है, तो वो एक दिशी नियम पर चलती है। कैसे नियम पर चलती है, एक दिशी नियम पर चलती है। इकोटोन क्या है, इकोटोन क्या है, इकोटोन क्या है, इकोटोन जैसे ये तालाब है, ये पाउंड है, यानी कि तालाब है, ये घास का क्षेत्र है,
ये घास का क्षेत्र है। अब ये तालाब इसी घास के क्षेत्र से जस्ट लगा हो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसी को हम इकोटोन कहेंगे। ये जो एरिया, इसे इकोटोन कहेंगे। यानी कि आप इसमें और समझिए, आप इसे बड़ा करके देखिए। जैसे ये घास का स्थल है, इसे हमने घास का स्थल दिखाया और इसे जल स्थल दिखाया, यानी कि इस तालाब, ये दोनों मिलते नहीं है, लेकिन ये जो किनारे हैं दोनों के, ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे दोनों प्रकार के जीव, यानी कि कुछ घास वाले जीव भी आते हैं और कुछ जल वाले जीव भी यहाँ आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच टकराव होगा या तनाव होगा। इसी तनाव वाले क्षेत्र को ही हम इकोटोन या संक्रमिका कहते हैं। पेपर में आता संक्रमिका क्या है, विकल्प में होगा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दो या दो से अधिक क्षेत्र आपस में मिलते हैं, संक्रमिका कहते हैं, इकोटोन कहलाता है। इसके बाद एक ये है, इस टॉपिक को इसे भी डिस्कशन करते हैं। जैव मंडल क्या है? आपने देखा, पहले मैंने बताया वायुमंडल, यानी कि जो हमारे चारों ओर वायु की लेयर है उसे हम वायुमंडल कहेंगे। जो जल है उसे कहेंगे जल मंडल, जो थल है उसे कहेंगे स्थल मंडल। तो इन तीनों को मिलाने से एक, जब ये तीनों मिलते हैं तो इसे बनाते हैं जैव मंडल, यानी कि तीनों मंडलों का संयुक्त रूप, यानी कि जहाँ जहाँ जीवन है उसे हम जैव मंडल कहेंगे। अगर पेपर में आता है जैव मंडल में सम्मिलित हैं, तो तीनों प्रकार के मंडल सम्मिलित हैं, वायुमंडल भी, जलमंडल भी और स्थल मंडल भी। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसके आगे देंगे, यानी कि पर्यावरण के आगे का भाग देंगे। लेकिन ये क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो देखने में थोड़ा मज़ा नहीं आता, इसीलिए लगातार वीडियो मिलेंगे, थोड़ा शॉर्ट वीडियो मिलेंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।